आज से ठीक 100 साल पहले लंदन के इतिहास में एक ऐसा कत्ल हुआ था जिसमें जो बेकसूर था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसे लोग सज़ा दिलवाना चाहते थे और जो कातिल था उसे बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। अपने वक्त में उस दौर में इस कत्ल ने बहुत सुर्खियां बटोरी थीं। तो नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जुर्म तक। मेरा नाम है अंशु खान। अपने इस चैनल पर सुनाता हूँ मैं आपको क्राइम से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ। एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। तो करीब आज से 100 साल पहले ये कहानी जो है 1923 की है। आज हम लोग जो है वो 2023 में चल रहे हैं। 1923 की ये कहानी है, लंदन की कहानी है। ये लंदन के पास में एक जगह होती है, वहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका 1893 में जन्म होता है, जिसका नाम होता है एडिथ। लंदन में पढ़ाई करने के बाद में, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद में ये लंदन पहुँचती है। इसके ख्वाब ऊंचे थे, इसको आगे कुछ करना था। ये लंदन पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद में इसको लड़कियों के हेड बनाने वाली कंपनी में इसको एक जॉब मिल जाती है, जहाँ इसकी अच्छी खासी सैलरी होती है। ज़िंदगी मज़े से गुजर रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तभी 1916 आ जाता है। 1916 में ये पहली बार एक पर्सी नाम के शख्स से मिलती है। इनकी मुलाकात होती है, दोस्ती होती है। फिर इन दोनों के घर वाले मिलते हैं और फिर ये तय किया जाता है कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। जो पर्सी नाम का शख्स होता है वो भी किसी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहा होता है। अब शादी हो जाती है। शादी के बाद में ये दोनों मिलकर एक घर लेते हैं। अब चूंकि इसमें होता क्या है कि जो एडिथ थी उसकी सैलरी पर्सी से ज़्यादा थी और घर लेने में पैसे भी उसने ज़्यादा दिए थे। लेकिन तब भी वहाँ पर लंदन देश में भी तब भी ऐसी मानसिकता थी लोगों की कि औरतों को आगे ना किया जाए या औरतों को बढ़ावा न दिया जाए। इस तरह की वहाँ पर एक मानसिकता थी। तो उसके चलते हुए ये घर जो लिया जाता है ये पर्सी के नाम होता है, जबकि इसमें पैसे जो होते हैं वो एडिथ के ज़्यादा लगे होते हैं। अब दोनों ने घर ले लिया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, शादी हो चुकी है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इसी दौरान एक तीसरे किरदार की एंट्री होती है। वो जो तीसरा किरदार होता है उसका नाम होता है फ्रेडरिक बायावाटर, जिसकी उम्र 20 साल होती है और वो मर्चेंट नेवी में जॉब करता है। और इत्तेफाक से ये जो फ्रेडरिक या फ्रेडी जिसको बोलते थे, ये एडिथ के भाइयों के स्कूल में ही पढ़ा हुआ होता है। उनके साथ में ही उसने पढ़ाई की थी, तो इस तरह से वो जानता था। तो वो उसकी जो मर्चेंट नेवी में जॉब थी उसके चलते उसको दूर रहना पड़ता था। तो एक बार वो छुट्टियों पर आया तो अपने वो पुराने दोस्तों से मिला और फिर उसमें उन्होंने एक प्लान बनाया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो ये फ्रेडी और एडिथ के भाई, उनके फैमिली वाले, ये सभी लोग घूमने जाते हैं। तो यहीं पर एडिथ और फ्रेडी की मुलाकात पहली बार होती है। अब जब इन दोनों की मुलाकात होती है, इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अभी इनका प्यार चल रहा होता है। अब 1923 की बात है, नेवी में जॉब करता था, उसकी छुट्टियां ख़त्म होती हैं, फिर से वो चला जाता है। अब दोनों आपस में तय करते हैं कि अब ये प्यार तो है, इसको आगे बढ़ाना कैसे है। तो फ्रेडी और एडिथ दोनों तय करते हैं कि अब ये हमारी और तुम्हारी मोहब्बत का सिलसिला जो है वो ख़त के ज़रिए पूरा होगा। तो मुझे ख़त लिखना, मैं तुम्हें ख़त लिखूँगी। और ख़त जो है कि एक दूसरे के पते पर नहीं लिखेंगे, अलग अलग पते पे लिखेंगे। और तुम मेरी माँ के घर पर ख़त लिखना, जो एडिथ का जो घर है उसकी माँ का, वहाँ पर ख़त लिखना। और वहीं पे एडिथ अपनी एक शर्त भी रखती है कि हम दोनों एक दूसरे को जो ख़त लिखेंगे वो ख़त पढ़ने के बाद में उनको फाड़ कर फेंक दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, ताकि कोई सबूत ना रहे कि हमारे तुम्हारे बीच में एक इश्क मोहब्बत जैसी चीज़ चल रही है। अब इन दोनों के बीच में ये लव लेटर लिखने का सिलसिला शुरू होता है। उस दौर की बात है, ये मोबाइल टेलीफोन इतना थे नहीं कुछ, सब कुछ ठीक है, चल रहा है।
खत लिखे जा रहे हैं, प्यार हो रहा है, खतों के जरिए एक दूसरे को अपने दिल के जज्बात बयां किए जा रहे हैं। कुछ वक्त बीतता है, कुछ टाइम गुजरता है। जो फ्रेडी होता है वो एक बार फिर से छुट्टियों पर आता है, आकर एडिट के भाइयों से मिलता है, बातचीत करता है। अब उसे ये पता चलता है कि जो एडिट है उस पर बहुत जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, उसके साथ सही सलूक नहीं हो रहा है। उसका जो पति है वो उसके ऊपर हाथ उठाता है, उसे परेशान करता है। तो दरअसल इन दोनों के बीच में जो रिश्ता खराब था उसकी वजह ये थी कि एडिट जो थी वो एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी उस ज़माने में, और तब का वो दौर था, लड़कियों को इतनी आज़ादी की छूट नहीं होती थी। वो डांसर थी, एक डांस क्लब में जाती थी, डांस देखती थी, डांस करती थी, थिएटर देखना, प्ले देखना, ये सारी चीज़ उसके शौक़ थे। हाई फाई लोगों से मिलना, हाई फाई महिलाओं के साथ बैठना उठना, ये सब उसके शौक़ थे। उसको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि एक आज़ाद ख्याल लड़की थी वो। अब ये बात जो थी उसके पति पर्सी को पसंद नहीं थी। दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी थी कि पर्सी कहीं ना कहीं अपने आप में हीन भावना से का शिकार अपने आप को महसूस करता था, क्योंकि उसकी सैलरी जो थी वो कम थी और उससे ज़्यादा पैसा कमाती थी ये एडिट। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। प्यार, शादी भी चल रही है एडिट की, शादी में तनाव आ चुका है। उधर उसका एक दूसरा बॉयफ्रेंड है जो नेवी में है, मर्चेंट नेवी में, जिसकी उम्र 20 साल है, हैंडसम है, जिससे वो प्यार करती है। सब कुछ ठीक चल रहा है। आने के बाद में फ्रेडी जब आता है उसके बाद में वो एडिट से मिलता है और एडिट से कहता है कि तुम्हारे बिना अब जीना मुश्किल है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। एडिट उसे समझाती है कि देखो हमारा ये प्यार है, इस प्यार को एक राज ही रहने दो, उसी में सबकी भलाई है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलाते हैं। अब एक कम उम्र का लड़का, 20 साल जिसकी उम्र, और एक ज़्यादा उम्र की लड़की से वो प्यार कर रहा है, तो प्यार में पागल हो चुका है। यहाँ थोड़ा जो एडिट है वो थोड़ा मैच्योर है, लेकिन जो फ्रेडी है उसकी उम्र 20 साल है। उसे गुस्सा भी आता है, बहुत कुछ आता है। फिर वो सोचता है कि वो एडिट को पर्सी के जुल्म और सितम से आज़ाद करेगा और उसके साथ शादी करेगा और उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जिएगा। एडिट ने लाख समझाया लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। वो यहाँ से एक फैसला कर लेता है, एक इरादा कर लेता है कि एडिट को आज़ाद करना है। अभी एडिट को आज़ाद कैसे करना है इसके बारे में एडिट को भी नहीं पता है। ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, फ्रेडी के दिमाग में सब कुछ चल रहा है, जिससे अभी एडिट जो है बेखबर है, अनजान है। उसके बाद वो फिर से ड्यूटी पर चला जाता है। कुछ वक्त बीतता है, फ्रेडी वापस लौटता है। 3 अक्टूबर 1922 की बात है। एडिट और पर्सी एक थिएटर से प्ले देखकर लौट रहे होते हैं। घर पहुंच रहे होते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक पार्क होता है जहाँ सुनसान इलाका होता है। फ्रेडी वहाँ पे छुपा रहता है। जैसे ही ये दोनों आते हैं, फ्रेडी पर्सी को ऊपर हमला करता है, चाकू से वार करता है, उसे मार देता है। जब एडिट ये सब कुछ देखती है तो वह हैरान होती है कि कुछ ना तो ये सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है और फ्रेडी उसके प्यार में इस हद तक जा सकता है। अब वो चिल्लाने लगती है। फ्रेडी वहाँ से भाग जाता है। हालांकि फ्रेडी को भागते हुए कुछ लोगों ने भी देखा था, लेकिन लोग पहचान नहीं पाए थे कि ये कौन है। उसके बाद में जो पर्सी होता है उसमें अस्पताल लेके जाया जाता है, लेकिन अस्पताल जाते वक्त उसकी मौत हो जाती है, वो बचता नहीं है। अब इधर जो एडिट है वो परेशान है, वो बिल्कुल खामोश है। उसके पति का कत्ल हुआ है, कत्ल उसके प्रेमी ने किया है। वो किसी को कुछ बोल नहीं रही है, एकदम खामोश है।
मामला पुलिस तक जा चुका है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात कर रही है। तहकीकात में कुछ सामने पुलिस के आ नहीं पा रहा है। पुलिस लाख कोशिश कर रही है कहीं से कोई एक सबूत या कुछ मिल जाए जिसके बिना पर आगे कार्रवाई की जाए, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। तभी पर्सी का एक भाई जो होता है वो पुलिस से कहता है कि जो फ्रेडी नाम का एक शख्स है, आप इसके घर जाओ और इसके घर पे जाकर तलाशी लो, क्योंकि कुछ वक्त पहले पर्सी से उसका झगड़ा हुआ था और हो ना हो ये कत्ल उसी ने किया है। अब उसके भाई की बात मानकर पुलिस फ्रेडी के घर जाती है। वो वहाँ होता नहीं है, उसकी माँ होती है। घर की तलाशी ली जाती है। अब जब तलाशी ली जाती है तो जो एडिट ने जो फ्रेडी को जो खत लिखे थे और फ्रेडी ने जिन खतों को अपनी एक यादगार समझकर, यादगार के तौर पर उनको संभाल कर रखा था एक बक्से में, एक संदूक में, पुलिस के हाथ वो लग जाते हैं। जब पुलिस उन खतों को पढ़ती है तो पुलिस के सामने ये मामला सारा क्लियर हो जाता है कि इस कत्ल की वजह क्या है। जब पुलिस के सामने ये सारी चीज़ आ चुकी होती है कि ये जो कत्ल है ये फ्रेडी ने किया है और फ्रेडी और एडिट के बीच में इश्क चल रहा है, हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं इन दोनों ने प्लान करके ये कत्ल किया है। फ्रेडी को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, फ्रेडी से पूछताछ होती है। इधर एडिट जो होती है उसको भी पकड़ा जाता है, उससे भी पूछताछ होती है। एडिट साफ तौर पर इनकार करती है कि ये हमारा और इनका प्यार तो है, लेकिन इसमें मेरी गलती कोई नहीं है और ये कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। उधर फ्रेडी भी जो है वो भी चीख चीख कर कह रहा है कि फ्रेडी वो एडिट जो है बेकसूर है, ये कत्ल मैंने किया है, इसको मैंने अंजाम दिया है। कितना भी कुछ भी करने के बाद में एडिट जो है वो इस चीज़ को नहीं कबूलती है, क्योंकि उसने कत्ल किया ही नहीं होता है। पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया होता है, कार्रवाई चल रही होती है। इधर जो होता है कि एडिट के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठने लगती हैं, मामला सुर्खियों में आ जाता है। वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएं वो एडिट पे लांछन लगाने लगती हैं और कहने लगती हैं कि ये ऐसी औरतों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है और वो एक कम उम्र का लड़का है और इसने उसको अपने जाल, प्यार के जाल में फंसाया और फिर उससे कत्ल करवाया है, उसका कोई कसूर नहीं है, लड़का तो मासूम था। अब यहाँ से एक तरीके से एडिट के प्रति लोगों की नफरत बढ़ती जा रही है और जो फ्रेडी है उसके लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही है। मामला अदालत में जाता है, अदालत में पहुंचता है। 6 दिसंबर 1922 को मामला अदालत में जाता है, मुकदमा शुरू होता है। ये उस जमाने का, उस दौर का इतना एक हाईलाइट मुकदमा होता था कि जिसको अदालत में देखने के लिए महिलाओं की, पुरुष की, लोगों की भीड़ जमा होती थी। काफी हाई लेवल पर यह मुकदमा चल रहा था। 9 दिनों तक मुकदमा चलता है। 9 दिनों तक वकील अपनी दलील देते हैं कि एडिट ने कुछ नहीं किया है। फ्रेडी भी चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि एडिट जो है बेगुनाह है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मान रहा था। और उन 9 दिनों के अंदर जो एडिट के जो लिखे हुए खत थे फ्रेडी के लिए, उन खतों को लाइन दर लाइन, अक्षर व अक्षर लोग पढ़ रहे थे। वकील जो थे वो अदालत में पढ़ रहे थे, जिनको सुनकर और उस तमाशे को देखकर एडिट को बहुत दुख होता था कि उसके एक पर्सनल जज्बात हैं, अपनी पर्सनल लाइफ है, जो उसने, उसके दिल के जज्बात थे जो उसने किसी अपने प्यार करने वाले के नाम लिखे थे और उनको अदालत में इस तरह से सामने लाकर उसके जज्बातों को ठेस पहुंचाई जा रही है। 9 दिनों तक ये मुकदमा चलता है। 9 दिन के लंबे मुकदमे चलने के बाद में, वकीलों की काफ़ी दलील सुनने के बाद में अदालत इस मुकदमे पे, अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है
कि इन दोनों को सजाए मौत दी जाए। और उसके बाद इन दोनों को जब सजाए मौत का ऐलान हो गया, ये दोनों जो थे, इन दोनों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। अदालत के द्वारा जो इनकी सजाए मौत की जो तारीख तय की गई थी वो 9 जनवरी 1923 तय की गई थी। तब तक ये जेल में रहते हैं, अलग अलग जेल में हैं। इस दौरान जो एडिट होती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है, वो बीमार रहती है। यहाँ तक कहा जाता है कि उसको जब फांसी के तख्ते तक ले जाया जा रहा था तब वो होश में नहीं थी, उससे चला नहीं जा रहा था, उसके हाथों पैरों में बेड़ियां थीं और पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी और एडिट भी होश में नहीं रहना चाहती थी। उसकी भी इच्छा थी कि जब वो फांसी के तख्ते तक जाए तो उसको भी होश ना रहे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ये क्या से क्या हो गया था, उसे इस बात का बहुत मलाल था। 9 जनवरी 1923 की सुबह, हाथों पैरों में बेड़ियां, बेहोशी की हालत, होश में नहीं है, एडिट को फांसी के तख्ते तक ले जाया जाता है। जल्लाद खड़ा होता है, लीवर खींचता है और एक झटके के साथ एडिट फांसी के तख्ते पर झूल जाती है और यहाँ से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ठीक उसी वक्त एक दूसरी जेल में, जो कि जिस जेल में एडिट थी उससे ठीक 1 मील दूर वो जेल थी जिसमें फ्रेडी को रखा गया था, फ्रेडी को भी फांसी दी जाती है। कहा जाता है कि फ्रेडी की आखिरी सांस तक, फांसी पर लटकने तक, वो सिर्फ यही जानना चाहता था कि क्या एडिट को माफ़ किया गया, क्या उसे सजाए मौत नहीं दी गई। यही पूछता रहा वो सबसे और आखिरकार उसे बता दिया गया कि एडिट को माफ़ी नहीं मिली है, उसे भी सजाए मौत मिली है। एक ही तारीख, एक ही वक्त में दोनों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। उसके बाद इस केस के लिए बहुत ही सवाल उठे, सब कुछ हुआ कि एडिट के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था पुलिस के पास में कि जिससे डायरेक्ट ये लिंक किया जाए कि एडिट जो है उसने कत्ल किया है और एडिट वाकई में बेकसूर थी। इस चीज़ पे काफ़ी सवाल उठे, बहुत कुछ हुआ और आखिरकार वही होता है कि कत्ल जो था वो प्रेमी ने किया था और एक बेकसूर प्रेमिका फांसी के तख्ते पर झूल गई। तो ये थी एक लंदन के इतिहास की ऐसी कहानी जिसमें किरदार होते हैं, इश्क होता है, शादी होती है, मोहब्बत होती है और मोहब्बत के चलते हुए एक 20 साल का नौजवान अपनी प्रेमिका के हस्बैंड को मार देता है और उसी को बचाने के लिए लोग, तकरीबन 10 लाख लोग एक कैंपेन चलाते हैं कि फ्रेडी जो है वो मासूम है, भोला है, उसको बचा लिया जाए और जो सच में जो बेकसूर थी जो लड़की, उसको सज़ा दी जाए। तो ये थी कहानी एक छोटी सी। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर मैं कहानी सुनाते वक्त कोई गलतियां करता हूँ तो मेरी गलतियों को कमेंट करके मुझे सुझाव दें, मैं कोशिश करूँगा अपनी उन गलतियों को सुधारने के लिए। बाकी बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले नए वीडियो में एक नई जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।